नमस्कार आप सभी लोगों को, मैं हूं वीरेंद्र मिश्रा। स्वागत है आपका मेरे चैनल वीएम टीवी पर। उत्तर प्रदेश में मैं इस समय मौजूद हूं। वीएम टीवी का चुनावी एक्सप्रेस इस समय गोरखपुर में है और हम गोरखपुर में इस समय इंटरव्यू कर रहे हैं डॉक्टर चेतना पांडे जी का। नमस्कार। ये इस समय कांग्रेस की यहाँ गोरखपुर से प्रत्याशी हैं और साथ ही साथ ये राष्ट्रीय कवित्री हैं। इसके साथ साथ ये गोरखपुर यूनिवर्सिटी से पूर्व छात्र संघ में पूर्व उपाध्यक्ष भी रही हैं। इनसे कुछ सवाल करेंगे गोरखपुर में इनकी किस तरह से प्रचार चल रही है। मैडम, जनता का किस तरह का आप सपोर्ट देख रही हैं अपने लिए? जनता का बहुत अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि लंबे समय से हम लोग जुड़े रहे हैं सामाजिक क्रियाकलाप से और साहित्य से भी। तो दोनों चीज़ों का जो मिला जुला प्रभाव है वो इस राजनीति पे नज़र आ रहा है। छात्र राजनीति के दौर से जो चीज़ें शुरू हुई थी वो अनवरत चलती रही हैं और ये नज़र आ रहा है, चाहे वो कलम के माध्यम से जो बातें कही गई या सड़क पे उतर के, दोनों प्रभाव उत्पन्न कर रही हैं। प्रियंका गांधी जी ने इस बार जो नारा दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जो चुनावी गीत भी आया कांग्रेस का, ये किस हद तक आपको सक्सेसफुल होता हुआ नज़र आ रहा है चुनाव में? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे लगता है कि 25-30 साल कम से कम आप समझ लीजिए कि 25-30 साल 35 साल की राजनीति में मुझे नहीं लगता कि इससे चर्चित कोई नारा कभी हुआ है। और ये नारा महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। न केवल इस चुनाव के मद्देनज़र, बल्कि जो जो लड़कियां, जो जो महिलाएं जिस जिस कार्य क्षेत्र में अपना काम कर रही हैं, उन सभी के सशक्तिकरण के लिहाज से ये नारा प्रेरित करने वाला है। तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ सभी महिलाओं के मन पर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाल रहा है और उन्हें ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं से कांग्रेस पार्टी उनके पक्ष में खड़ी है। इसलिए भी ये नारा महत्वपूर्ण है और इस नाते से महिलाओं का रुझान कांग्रेस पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। ये बहुत अच्छा। इस समय जो हम देश में देख रहे हैं, एक विवाद चल रहा है, हिजाब विवाद। उत्तर प्रदेश चुनाव में भी इस हिजाब विवाद का एंट्री हो चुका है। कर्नाटका से ये शुरू हुआ और उत्तर प्रदेश चुनाव में दाखिल हो गया। क्या आपका कहना है, जो लड़कियों का प्रोटेस्ट चल रहा है कि हमें हिजाब पहन के कॉलेज में आने दिया जाए? प्रियंका गांधी जी ने भी कहा कि वो क्या पहनती हैं वो उनकी इच्छा है। स्कूल का कहना है कि स्कूल का ड्रेस कोड प्रॉपर्ली फॉलो किया जाए। आप क्या कहती हैं इस पर? देखिए, मुझे कहना ये है कि कुछ सवाल चुनाव के समय ही क्यों उठते हैं। स्कूल की वास्तव में चिंता है तो पढ़ने पढ़ाने का माहौल बनाना चाहिए। हिजाब, घूंघट, नकाब ये सब विषय नहीं है। और आप विगत 5 सालों की कहानी देखिए, पढ़ने पढ़ाने का माहौल 5-7 सालों में ठप हो चुका है। बच्चों को एक अलग तरह की दुनिया में ले जाया जा रहा है। आप हायर एजुकेशन की भी व्यवस्था देख लीजिए, वो सब कुछ भी तबाही की ओर है। सिर्फ नकाब, हिजाब, ये धर्म, जात, समुदाय, ये सारी बातें करके सबको डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है और इन सब चीज़ों का कहीं कोई मतलब नहीं। ठीक बात है कि जिसको जो समझ में आए उस पहनना चाहिए और स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई विद्यालय में जाएगा तो विद्यालय का जो ड्रेस कोड होगा उस हिसाब से पहनेगा ही। तो ये कहाँ से विमर्श का विषय है। हर बच्चा अपने स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाता ही है। थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर करने से कोई बहुत, मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ जाता है। तो ये कोई विमर्श का विषय नहीं है। विमर्श का विषय है कि आदमी के मुँह में निवाला कैसे जाए, शिक्षा कैसी हो, चिकित्सा व्यवस्था कैसी हो, सड़कें कैसी हों, नालियाँ कैसी हों, रोजगार है कि नहीं, ये सारे विषय हैं। ये हिजाब, नकाब, ये वो सब कोई विषय नहीं है। सड़कों की बात आपने कही। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का ये दावा है कि उन्होंने सभी सड़कों को ठीक से बनवा दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन चुकी है, विकास के काफ़ी कार्य हुए हैं। इन सब के बावजूद कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में किस लिहाज में किस तरह से बनती आप चाहती हैं, किस तरह से बननी चाहिए? आप एक बार गोरखपुर शहर घूम के देख लीजिए और गोरखनाथ मंदिर के आसपास के जो मोहल्ले हैं उन्हीं में घूम के देख लीजिए। अंदर के मोहल्ले, मंदिर के सामने की सड़क की बात मत करिएगा। हवाई अड्डे से उतर के मंदिर तक जाने का रास्ता एकदम बढ़िया, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाकी जो रास्ते हैं, अंदर के जो रास्ते हैं, तमाम मोहल्लों के रास्ते हैं, आप जाके जरा अंदर देखिए। मैं चक्सा हुसैन घूम रही थी, बजबजाती नालियाँ, सड़क के ऊपर पानी। तो इस मौसम का जब ये हाल है तो सोचिए बरसात की क्या कहानी होती होगी। और आप जानते हैं कि 80% से ज़्यादा शहर 4 महीने डूबा रहता है पानी में। तो दावे करने में और सच होने में बहुत अंतर होता है। दावे करने में कहीं कोई कोताही नहीं करती है पार्टी, बोलते बहुत अच्छा है लोग। झूठ खूबसूरती से बोला जाए सच लगने लगता है और झूठ खूबसूरती से बोला जा रहा है पिछले 5-7 सालों से। जैसे कि आप खुद एक युवा नेता हैं, युवाओं के बीच में आप काफ़ी एक दमदार व्यक्तित्व के रूप में देखी जाती हैं।
युवाओं के लिए मैडम, हम इस समय एक लंबे समय से देखते आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से हो गए या बिहार से हो गए, लोग पलायन करते हैं मुंबई और दिल्ली से बेंगलोर शहरों की तरफ रोज़गार के लिए। वहाँ जाते हैं तो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, एक ज़िल्लत की ज़िंदगी जी रहे हैं, एक तरह से मैं ये कहूँगा। आप यदि यहाँ से चुनाव जीत जाती हैं तो क्या आप इस बात को निश्चित कर सकती हैं कि आपके क्षेत्र में जितने भी गांव पड़ रहे हों, जितने भी शहर हों, इन सब जगहों पर हर गांव से कम एक व्यक्ति ऐसा रोज़गार देने वाला बन जाए, ऐसा उद्योग सेटअप कर ले कि वो 10 लोग को रोज़गार दे सके, पलायन रुक जाए? इसके ऊपर क्या आपके, क्योंकि हमने हाल ही में देखा कांग्रेस के आप ही के पार्टी के मुख्यमंत्री हैं चन्नी जी, उन्होंने जो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए जिस तरह उसको लेकर काफ़ी लोगों में आक्रोश था। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, किसी को भी, ये देश कुल मिला के एक देश है, इसके सभी राज्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन समग्र रूप से ये देश है। तो कोई किसी भी दल का हो, मैं पर्टिकुलर एक का नाम लेकर नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि व्यक्ति कोई हो, दल कोई भी हो, किसी को किसी राज्य के बारे में गलत बोलने का अधिकार नहीं है, और सभी को मिलजुल करके एक दूसरे के विकास में सहयोग करना चाहिए। अगर कहीं कोई राज्य समस्या में भी है तो कुल मिला के तो वो इस देश का हिस्सा है ना, तो उस ढंग से देखने की ज़रूरत है और उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। उसके टीका टिप्पणी करना ये उचित नहीं है। दूसरी चीज़ है कि अगर मेरे पास ऐसे अवसर आते हैं, अगर मैं उस स्थिति में होती हूँ कि मैं यहाँ के लिए कुछ कर पाऊँ, यदि जनता मुझे उस लायक बना देती है, तो विश्वास रखिए कि एक तो युवाओं के लिए बहुत कुछ रचनात्मक चीज़ें लेके आने की कोशिश करूँगी, क्योंकि क्रिएटिविटी जहाँ होती है, जहाँ कंस्ट्रक्शन होता है, वहाँ गलत चीज़ें नहीं आती हैं। अगर आप रचनात्मक चीज़ों से बच्चों से को जोड़ेंगे, अपराध घटेगा, गलत चीज़ें घटेंगी, और उनके रोजगार के अवसर भी दिलाने की कोशिश करूँगी। कुछ ऐसे उद्योग धंधों की मांग की जाएगी जिसका सेटअप यहीं हो और यहाँ के लड़कों को बाहर ना जाना पड़े। इस समय आप अपने सामने समाजवादी पार्टी को ज़्यादा कंपटीशन में देख रही हैं या बीजेपी को? इन दोनों में से आपके लिए बड़ा कंपटीशन कौन है? देखिए, मेरे लिए दोनों कंपटीशन बड़ा नहीं है। अगर आप पात्रता पे विचार करें, आप कैंडिडेट पे विचार करें, या आप पार्टी पे विचार करें, मेरे पक्ष में नकारात्मक बात सिर्फ एक है, जो मैं स्वयं कहती हूँ। मेरे पक्ष में नकारात्मक बात सिर्फ ये है कि लोग ये कह सकते हैं कि चूंकि 32 साल से कांग्रेस सरकार में नहीं है, फिर कैसे आएगी, या ये कह सकते हैं कि गोरखपुर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, इसलिए कांग्रेस कैसे आएगी। लेकिन अगर आप मेरी पार्टी की यात्रा देखें, कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, और तमाम लोग ऐसे थे जो निस्वार्थ भाव से लड़ाई लड़े हैं। तब तो मालूम भी नहीं था कि राष्ट्र आज़ाद होगा, फिर कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि वो स्वतंत्रता संग्राम था, लड़ाई थी, और बहुत सारी कुर्बानियाँ दी गई। तमाम ऐसे लोग थे जो अगर समझौते ना करते तो बड़े आराम से संपन्न परिवारों के, आप नेहरू जी का उदाहरण देख लीजिए, संपन्न परिवार के अगर आराम से रहते, इस आग में ना कूदते तो क्या समस्या थी, क्यों जेल जाना पड़ता, क्यों इतना संघर्ष करना पड़ता। तो वो लोग, उन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, और देश, और उसके बाद आज़ादी के बाद एक गुलाम, लंबे अरसे से गुलामी झेल रहा राष्ट्र जिस स्तर से यहाँ तक उठ के आया कांग्रेस के संचालन में, सोचिए कि कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। आप जब कोई चीज़ बनी हुई हो तो उस पर एक परत डालना आसान होता है, लेकिन कहीं गड्ढा हो, उसको धीरे धीरे पाटना कितना कठिन होता है, ये आप जब व्यवहारिक रूप से सोचें तो समझ में आता है। तो एक तो कांग्रेस का संघर्ष उस स्तर का रहा है। दूसरी बात, अगर आप प्रत्याशियों की बात करें, पार्टी छोड़ दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की सबसे बड़ी ताकत है कि वो एक पीठ के महंत हैं। उस पीठ के महंत के नाते हम लोग भी उनका सम्मान करते हैं, आदरणीय है। लेकिन बतौर नेता, बतौर मुख्यमंत्री अगर उनके कार्यकाल की समीक्षा करें तो मैं सहमत नहीं हूँ, और मेरे साथ तमाम लोग उनसे सहमत नहीं हैं, उनसे संतुष्ट नहीं हैं। और चूँकि 25 साल के लगभग की उनकी यात्रा हो गई है एक सांसद के तौर पे, और पूरा नगर निगम उनका, मुख्यमंत्री उनका, प्रधानमंत्री उनका, मैक्सिमम पार्षद उनके, तो जो सारी शिकायतें हैं प्रदेश के लोगों को या गोरखपुर के लोगों को, अगर सबसे ज़्यादा किसी को शिकायत होगी तो जाहिर सी बात उन्हीं से होगी। सब कुछ जब उन्हीं के हाथ में है, शिकायत किससे होगी? उन्हीं से होगी। और इस शिकायत का फ़ायदा, मतलब इस शिकायत का नुकसान उनको होगा, और इस नुकसान का फ़ायदा हम लोगों को हो सकता है। दूसरे प्रत्याशी की बात कर रहे हैं आप। मैं आपकी बात काट के कहना चाहूँगा, आपने अभी कहा कि मुख्यमंत्री जी के काम में, जो उनका काम से लोगों को शिकायत है, मुख्यमंत्री जी का ये दावा है कि उनकी सरकार आने पे सड़कें बन गई, बिजली 24 घंटे आ रही, ये पहले नहीं आया करती थी। बिजली अभी कटी थी, अभी आई है, आप यहीं गवाह हैं उसके।
तो उस दृष्टि से थोड़ा सा कह सकते हैं, लेकिन सड़कों पे तो मैं सहमत हूँ। कम से कम स्टेट के काम से तो नहीं सहमत हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट का तो 1% आप कह भी सकते हैं, लेकिन स्टेट में कोई एक ऐसा काम होगा जो आपको ठीक लगा होगा, कोई एक ऐसा काम हो सकता है जो आपको अच्छा लगा हो। देखिए, जब खराब काम ज़्यादा हो तो एक आध अच्छा भी हो तो याद नहीं आता है। खराब काम ज़्यादा रहे, बेरोजगारी के रोजगार देने के मामले में फेल, कोई वैकेंसी ट्रांसपेरेंट नहीं रही है। ये और बात है अभी हम एक दर्जा प्राप्त मंत्री जी से हम बात कर रहे थे। उनका कहना है कि रोजगार के अवसर उत्तर प्रदेश में दिए गए हैं, उद्योग सेटअप कराए गए हैं, स्टार्टअप्स को भी फंड किया गया है, बहुत कुछ उन्होंने कहा। क्यों नहीं कहेंगे, दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, उनको मंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ है, तो जिसके माध्यम से हुआ उसके लिए बोलेंगे ही, उनको बोलना भी चाहिए। सवाल ये नहीं कि मंत्री क्या बोलते हैं, सवाल ये है कि जनता क्या बोलती है, और जनता बोल रही है कि बड़ी परेशानी है। जिस शासनकाल में, जिस व्यवस्था में न तो चिकित्सा की प्रॉपर व्यवस्था हो पाई, न रोजगार की प्रॉपर व्यवस्था हो पाई, इवन अंतिम संस्कार तक की सही व्यवस्था जो सरकार ना दे पाई हो, उसको नैतिक आधार पर वोट मांगने का अधिकार ही नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी मोर्चे पर ये सरकार सफल रही है, और अगर असफल रही है तो फिर जाहिर सी बात है नेतृत्व तो बदलेगा। आपने दूसरे प्रत्याशी की बात की, आदरणीय हैं, बड़ी हैं, माँ जैसी हैं, तो उन पर कुछ टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी कि क्योंकि उनका कुछ पॉलिटिकल रहा भी नहीं है। अच्छा करेंगी बुरा करेंगी का कोई सवाल ही नहीं है। उनके पति रहे हैं जो अब दिवंगत हो चुके हैं, उनके नाम पर, उनकी सहानुभूति के नाम पर राजनीति की जा रही है। अब सवाल ये है कि भाई मेरी भी भावांजलि है उनके लिए, मेरे लिए भी बड़े थे। सवाल ये है कि सारा झगड़ा इस बात का है कि बीजेपी ने उनको क्या दिया क्या नहीं दिया, और मैं ये जानती हूँ कि बीजेपी ने उनको जिलाध्यक्ष बनाया, रूलिंग पार्टी जब थी उस दौर में, बीजेपी ने उनको क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया, बीजेपी ने उनको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया, बीजेपी ने उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया, बीजेपी ने उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया। तो मुझे तो नहीं लगता कि उनको उनसे शिकायत होनी चाहिए। चुनाव के समय ही पार्टी बदल दिया। नहीं, पार्टी बदलना ना बदलना वो मेरा विषय नहीं है, वो उनका अधिकार है। लेकिन जो सिंपैथी की बात कही जा रही है कि अवसर नहीं दिया, ये हुआ वो हुआ, तो भाई उनको तो अवसर मिले ही। सवाल ये है कि चेतना पांडे को क्या मिला 15-17 साल की यात्रा में। प्रश्न ये है कि चेतना को क्या मिला। चेतना ने भी तो स्ट्रगल किया है, ये शहर ने चेतना का भी तो संघर्ष देखा है। अब ये और बात है कि न तो मेरे पास कोई गॉडफादर नहीं है, मेरे पिताजी नेता नहीं रहे हैं, मैं किसी मठ से मेरा ताल्लुक नहीं है, मेरी कमजोरियां यही सब हैं। बाकी संघर्ष के स्तर पे कहीं कोई कमजोरी नहीं है। अगर जनता इस बात को समझती है, ठीक है कि हमको किसी से सिंपैथी होती है, तो राजनीतिक कंपनसेट ग्राउंड नौकरी थोड़ी ना है कि बच्चे क्या खाएंगे कैसे जिएंगे। अरे बच्चे बड़े हो गए हैं, कमाए खाएं। राजनीतिक प्रतिनिधि इसलिए नहीं बनाया जाता है कि किसी का बच्चा उससे कमाए खाए। वो आपकी बात जाके सदन में उठाता है, आपका पक्ष कहता है। आप कोई कमज़ोर जनप्रतिनिधि चुन लेंगे और जाके 4 बात अगर आपकी कह ना पाए वो सदन में, तो फिर उस सिंपैथी का आप 5 साल क्या करेंगे। तो सारी की सारी कहानी स्पष्ट है। मैंने 2 बातें कही कि सिर्फ 2 बातें हैं, 2 कह सकते हैं लोग कि चूँकि यहाँ कांग्रेस नहीं जीती है इसलिए नहीं जीत सकती है, या 32 साल से सरकार में नहीं है इसलिए सरकार नहीं आ सकती है। इसके अलावा किसी के पास कोई ग्राउंड नहीं है, क्योंकि 5 साल सड़क पर उतर कर कांग्रेस ने भी संघर्ष किया है और चेतना पांडे ने भी संघर्ष किया है, चाहे वो कलम के माध्यम से हो या ज़मीन पे उतर के हो। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप आए और इतनी बातें कहने का अवसर आपने दिया, भाई आपको भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।